Dear students, in this lecture we shall discuss resistivity. Resistivity क्या होती है? Resistivity इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, किसी मिनरल की, किसी मेटल की या किसी नॉन मेटल की। रेजिस्टिविटी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? रेजिस्टिविटी को दूसरे हम नाम से जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आप इसे नोट कर लेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि रेजिस्टिविटी समवट एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम कहते हैं। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, उसके लिए आप थोड़ी सी डिटेल समझ लीजिए। ठीक है, डिटेल क्या है? सपोज मैं एक रॉड लूं, मैंने क्या की? एक रॉड ली और मैंने ये कॉपर की ली। सेम साइज की मैं कैडमियम की रॉड लूं, सेम साइज की मैं कैडमियम की रॉड लूं। जब मैं यहां इन दो एंड पर रेजिस्टेंस मेजर करता हूं तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर आता है, और यहां इन दो एंड पर मैं रेजिस्टेंस मेजर करता हूं तो रेजिस्टेंस ऑफ कैडमियम आता है। हालांकि इनके सेम साइज हैं, फिर भी ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर नहीं आते। तो साइज बराबर होने के बाद रेजिस्टेंस बराबर क्यों नहीं आता? इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी। इट इज द इनहेरेंट क्वालिटी और इनहेरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल और मेटल। ठीक, ये रेजिस्टिविटी होती क्या है, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में रेजिस्टिविटी होती क्या है। रेजिस्टेंस डिफरेंट क्यों आता है? अगर कोई आपसे ये पूछेगा तो आप ये कहेंगे कि जितने भी मटेरियल हैं या जितने भी मिनरल्स हैं, उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस तरह से वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ये हर मटेरियल के अंदर अलग किस्म से, अलग तरीके से होते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी, जो उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस बनाने की, वो बदल जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस अलग आता है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किस मटेरियल की कितनी, ये पता करने के लिए, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक तरीका बनाया। तरीका क्या बनाया कि जिस मटेरियल की हमें रेजिस्टिविटी चाहिए, उस मटेरियल का एक यूनिट क्यूब बना लें, एक यूनिट सॉलिड क्यूब बना लें। ठीक है, तो ये क्या बना रहा हूं मैं? सॉलिड क्यूब बना रहा हूं। सॉलिड क्यूब बनाने के लिए क्या होगा कि मैं बराबर डायमेंशन का एक क्यूबॉइड बनाऊंगा। ठीक, यूनिट क्यूब बनाऊंगा मैं जिस मटेरियल की मुझे रेजिस्टिविटी चाहिए। तो यूनिट क्यूब का क्या मतलब होता है? यूनिट क्यूब। ठीक, यूनिट क्यूब का क्या मतलब है कि ये जो डायमेंशन है ये 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए या 1 मीटर होनी चाहिए या 1 मिलीमीटर होनी चाहिए। 1 होनी चाहिए, चाहे मिलीमीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो। ठीक, और मैंने ऐसा एक क्यूब बनाकर तैयार कर दिया, और ये कैसा क्यूब है? सॉलिड क्यूब है। सपोज ये कॉपर का क्यूब, सपोज ये कॉपर का क्यूब। तो कॉपर जो आपका मेटल होता है, उसका मैंने एक सॉलिड क्यूब बना लिया। अब कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसकी अपोजिट फेजेस भी बना देते हैं। ये डॉटेड से जो बनाए, ये वो फेसेस हैं जो पीछे की तरफ छुपी हुई हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि कोई सी भी दो अपोजिट फेजेस लीजिए और इनके अक्रॉस यहां पर आप जो भी वैल्यू आए रेजिस्टेंस की, वो आप मेजर कर लीजिए। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, यही बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, यही बेसिकली क्या होगी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, ये राइट का निशान है, इसको आप वी मत समझिएगा। तो अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करने का तरीका यह है कि यूनिट क्यूब के अपोजिट फेजेस पर
जितना भी रेजिस्टेंस आएगा वही बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। तो दिस आर विल बिकम रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी विल बिकम आर व्हेन मेजर्ड अगेंस्ट द अपोजिट फेसेस ऑफ ए यूनिट क्यूब। अब इस रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे वो समझ लीजिए, ठीक है। मैं यहां इसको मिटा देता हूं। अब जो हमने किया है उसी को हम डिफाइन कर देते हैं। रेजिस्टिविटी, हेंस resistivity is defined as the resistance between the opposite ठीक है। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेसेस ऑफ ए यूनिट सॉलिड क्यूब ऑफ ए मटेरियल और मेटल और नॉन मेटल। तो एक यूनिट सॉलिड क्यूब बना लें, उसके अपोजिट फेसेस पर जो भी रेजिस्टेंस आएगा वही बेसिकली रेजिस्टिविटी होगी। अब इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे आपकी एनसीईआरटी में कॉपर की रेजिस्टिविटी लिखी हुई है, एनसीईआरटी में कॉपर की यानी रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1.62 इंटू 10⁻⁻6 ओम। मीटर नहीं है ये, सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर का अगर मैं कॉपर का एक क्यूब बना दूं तो उसकी अपोजिट फेजेस पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 1.62 इंटू 10⁻⁻6 ओम्स। क्या बात समझ में आती है? हालांकि ये 1.62 एनसीईआरटी में लिखा जरूर है, ये एक्चुअली में 1.7 होता है, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। जो लिखा है मैंने वैसा ही लिख दिया फिलहाल, क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी समझना है, रेजिस्टिविटी को याद नहीं करना है कॉपर की। तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का अगर ऐसा एक क्यूब बना दूं तो अपोजिट फेजेस पर जो रेजिस्टेंस मैं मेजर करूंगा कॉपर के वो आएगा 1.62 इंटू 10⁻⁻6 ओम्स। तो रेजिस्टिविटी को लिखने का क्या तरीका होगा? रेजिस्टिविटी को लिखने का तरीका होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द फेसेस। तो डिस्टेंस कितना होगा फेसेस के बीच में? 1 सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात समझ में आई? अगर हम 1 मीटर का क्यूब बनाते, अगर हम 1 मीटर का क्यूब बनाते तो रेजिस्टेंस कितना आता? तो इस सेंटी को इधर की तरफ एब्जॉर्ब कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.62 इंटू 10⁻⁻6 ओम्स इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। बात समझ में आई? सेंटी की जगह हमने 10⁻⁻2 लिख दिया और यहां मीटर छोड़ दिया, 10⁻⁻2 को इसमें एब्जॉर्ब कर दिए, तो ये हो जाएगा 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर्स। तो ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर, बोथ द थिंग्स आर सेम। सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि मल्टीप्लायर हमने डिफरेंट ले लिए। तो अगर 1 मीटर का क्यूब बनाए उस वक्त रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम्स आएगा। यहां पर -6 आ रहा था, यहां पर -1 आएगा। तो ये दोनों ही रेजिस्टिविटी हैं किसकी? कॉपर की। अगर हम सिल्वर की लेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर्स। आई होप कि रेजिस्टिविटी आप समझ गए होंगे। अब इंपॉर्टेंट बात कि रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है?
रेजिस्टिविटी डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट होगी, तो क्या ये बदलती भी है? तो आंसर है हाँ, बदलती है। जब टेम्परेचर बदलता है तो ये रेजिस्टिविटी बदलती है, और डिफरेंट मटेरियल की या डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल की डिफरेंट तरीके से बदलती है। जैसे मेटल्स की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जब भी हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं तो हम साथ में ये बताते हैं कि एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट रूम टेम्परेचर, at 30 degree Celsius, at 45 degree Celsius. So by the change of temperature, the value of the resistance or the specific resistance changes, and this rate of change in the resistance is different for different materials or metal and non-metal. Okay, तो इतनी बात हो गई। रेजिस्टिविटी को मैंने बता दिया। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी आपके डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप ये नोट कर लीजिए। मैं ये फिगर मिटा दूंगा अब। ठीक है, यहां मैं लाइन खींच देता हूं ताकि आपको आसानी हो। रेजिस्टिविटी depends on टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक, एज सुन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। इसको आप नोट कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी मेटल्स की इंक्रीज करती है। किस पर डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई, रेजिस्टिविटी इज independent on the geometry of the specimen। यानी जिस चीज की आपको रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस चाहिए, जिस चीज की आप रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हैं, वो ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करती। बात समझ में आई? आप किसी कॉपर का स्टैचू बना दीजिए, तो अब आप पूछेंगे उस स्टैचू की रेजिस्टिविटी कितनी? वो तो 1 सेंटीमीटर का नहीं होगा। तो याद रखिए कि इस कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी ही रहेगी जितनी है। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, वो ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करेगी। आप 1 सेंटीमीटर का बनाइए, क्या 50 सेंटीमीटर का बनाइए, आप स्टैचू बना दीजिए, चाहे आप हवाई जहाज बना दीजिए, चाहे खिलौना बना दीजिए, चाहे आप वायर बना दीजिए, तो रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट टर्म। ओके, ये एक कांस्टेंट होता है जो कि मेटल टू मेटल वेरी करेगा या फिर टेम्परेचर पर डिपेंड कर वेरी करेगा। बात समझ में आई? अदरवाइज ये कभी भी वेरी नहीं करेगा, ये कांस्टेंट होता है। किसी पर्टिकुलर मेटल की जितनी रेजिस्टिविटी है, जितने टेम्परेचर पर, वो उतनी ही रहेगी। चाहे आप पतला वायर बनाइए, चाहे आप मोटा वायर बनाइए, चाहे आप लंबा वायर बनाइए, चाहे आप छोटा वायर बनाइए। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अगर हमें रेजिस्टिविटी पता होती है। तो इसी लेक्चर में हम देख लेते हैं। अब हमें हेडिंग क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें सिलिंड्रिकल रेजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है या कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम हेडिंग लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ
सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स। हमें किसका रेजिस्टेंस निकालना है? जो जिनकी ज्योमेट्री सिलिंड्रिकल होती है उनका रेजिस्टेंस निकालना है। याद रखिए रेजिस्टिविटी जो मटेरियल की है वो वही रहेगी, ठीक है। सपोज एक सिलिंड्रिकल रेजिस्टर है या कंडक्टर है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो L है एंड जो डायामीटर है वो सपोज D है विच इज इक्वल टू 2R, ठीक है। यहीं पर हम एरिया भी लिख देते हैं, एरिया विल बी इक्वल टू π/4 d², ठीक है। तो एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है हमारा, जैसे छड़ी होती है, जैसे बैंत होता है या जैसे रॉड होती है, इसकी लेंथ L है और इसका जो डायामीटर है वो D है, रेडियस R है। एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? π/4 d² हो जाएगा या πr² हो जाएगा, ठीक है। ये हमने जो रॉड बनाई है ये किसी मटेरियल की होगी तो उसकी रेजिस्टिविटी डिफाइन होगी। सपोज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, याद रखिए रेजिस्टिविटी रॉड की नहीं होती है, रेजिस्टिविटी किसी पर्टिकुलर शेप की नहीं होती है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज रो, ठीक है। तो अब रेजिस्टिविटी हमने डिफाइन करी तो ये भी पता होगा कि ये ओम मीटर है या ओम सेंटीमीटर है। तो यूनिट को अभी हम देख लेंगे, यूनिट को अभी हम समझ लेंगे। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू एंड, यहां से लेकर और यहां तक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? याद रखिए ये लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर ऑफ दिस कंडक्टर। क्या बात समझ में आती है? जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा इन दो एंड्स पर, यह बात याद रखिएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू विच द करंट इज पासिंग। याद रखिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो लिया जाएगा जिसके थ्रू करंट पास होना है। तो करंट तो यही इसी के थ्रू पास होना है, आई तो इसी के थ्रू पास होना है। तो आई जिस फेस पर पास होगा उसका जो परपेंडिकुलर एरिया होगा वो यहां पर ये लिया जाएगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू विच द करंट इज पासिंग, ओके। अब इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों कंडीशंस को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो होगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। सो द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, एनी सिलिंड्रिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो लेंथ टू द एरिया। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। अब हमें ये जो साइन है ना, ये वाला साइन, इस साइन से परेशानी है। ये साइन कौन सा साइन कहलाता है? ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है। मैथमेटिक्स में हमारा पेट नहीं भरता इससे कि ये जो साइन है ये साइन हटा दीजिए। तो हम कौन सा साइन चाहते हैं? हम साइन चाहते हैं कि R इज इक्वल टू वाला साइन आ जाए। तो R इज इक्वल टू का साइन लगाने के लिए हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी। तो ये फार्मूला याद रखेंगे आप, R इज इक्वल टू रो L/A, where this rho is the resistivity of the material, of the rod or of the conductor. L is the resistance of the wire, sorry, L is the length of the wire through which the current is passing. A is the area of cross section across which the current is flowing through and R is the resistance of the total length. क्या मेरी बात समझ में आती है? अब जरा इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। अगर रो की हम यूनिट लिखें ओम मीटर्स में, अगर हम रो की यूनिट लिखें ओम मीटर्स में, लेंथ को भी हमने किस में लिया है? मीटर्स में लिया है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने किस में लिया? मीटर स्क्वायर में। तो ये मीटर स्क्वायर इन दोनों को काट देगा, सिर्फ ओम बचेगा और रेजिस्टेंस होता भी सिर्फ ओम्स में ही है। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर इस रो को हमने लिखा ओम सेंटीमीटर में और लेंथ को हमने लिखा सेंटीमीटर में,
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से कट जाएगा और रेजिस्टेंस किस में बचेगा, सिर्फ ओम्स में बचेगा। कभी कभी हम रेजिस्टिविटी को माइक्रो ओम्स में भी लिख लेते हैं, तो अगर माइक्रो ओम्स में लिखा होगा तो रेजिस्टेंस किस में आएगा, माइक्रो ओम्स में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इट इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी एंड हाउ डू वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर। तो ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने इसको आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर बहुत सारे बार सवाल आए हैं और सवाल बहुत आसान से हैं, थोड़े से लॉजिकल, थोड़े से ट्विस्टेड हैं कि लेंथ को 2 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, एरिया को आधा कर दिया या रेडियस को आधा कर दिया या डायामीटर को 2 गुना कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं सवाल ढूंढ के जितने भी आए हैं पहले या और भी कोई इंपॉर्टेंट मेरे सामने आया तो वो मैं बता दूंगा। आप ये लेक्चर देखने के बाद आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए, आप सवाल को टाइप कर दें, किसी तरीके से मुझे सवाल भेज दें, मौका रहेगा तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन ये मतलब आज कल में ही करेंगे आप तो मैं करूँगा, फिर दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, कुछ और शुरू हो जाएगा तो मुश्किल होती है। ओके, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो समझने से रह गया है, वो और समझ लीजिए कि ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ये रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, नंबर 1 मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल दैट इज रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर आई, रेजिस्टेंस आया रो एल अपॉन ए। तो अगर मटेरियल चेंज होगा तो ये रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, ये रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, दैट मींस रेजिस्टेंस ऑफ एनी शेप डिपेंड ऑन द मटेरियल और द रेजिस्टिविटी। द सेकेंड थिंग ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स इज ज्योमेट्री। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ठीक, ज्योमेट्री पे कैसे कि अगर आप लेंथ को चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, एरिया को चेंज कर देंगे तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द स्पेसिमेन। तीसरी चीज किस पर डिपेंड करता है, तीसरी चीज करता है टेम्परेचर पर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्यों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इस इक्वेशन को देखिए, रेजिस्टेंस रो पर डिपेंड करता है और रो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर की वजह से रो चेंज हो जाएगा या रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। सो दीज आर द 3 बेसिक पॉइंट्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, आई होप कि आपके इतने समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।